अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, एक दोस्त का मैसेज आया है। आरिफ भाई, फ्रेंकली नॉट एंजॉइंग योर यूट्यूब पोस्ट एनी मोर। दे हैव गॉन ए बिट डल, नॉट द सेम एज बिफोर। प्लीज़ टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू गेट द इंटरेस्ट बैक। अजीज़ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ इन दोस्त का जो इतना पॉजिटिव बता रहे हैं चीज़ों को। इसको मैं सीरियसली ले रहा हूँ क्योंकि मैं कहता हूँ कि यूट्यूब गड़बड़ कर रही है मेरे साथ, लेकिन मुझे भी देखना चाहिए कि वाकई इनकी बात सही है कि वही एक सेम पैटर्न चल रहा है और आजकल कंपटीशन का दौर है, तो इसमें तब्दीली लाना ज़रूरी है। आई डोंट नो कहाँ मैं तब्दीली लाऊं, क्या करूं। तो इसके लिए मैं अपने सारे हमदर्द दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे बताएं क्या तब्दीली लाऊं। जो यूट्यूब की मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं उनको रिप्लाई करना इतना आसान नहीं होता कि रिप्लाई करके पता नहीं चलता कि वो क्या कह रहे हैं। तो बेटर होता है कि आप ईमेल पे मुझे कांटेक्ट करें या जिन दोस्तों के पास व्हाट्सएप नंबर है वो उस पर करें। मैं ट्विटर के भी डीएम चेक करता हूँ रेगुलरली, और ये दोस्त ने इंस्टाग्राम के डीएम पे किया है तो इंस्टाग्राम भी हर दूसरे दिन मैं चेक करता हूँ। तो अगर आप मुझे गाइड कर सकें कि मैं क्या पॉजिटिव तब्दीली लाऊं जिससे कि आप लोगों को इंटरेस्ट रहे मेरी वीडियोस में। कंपटीशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नोकिया मोबाइल कंपनी जो थी 60% दुनिया की मोबाइल मार्केट पे उसका कब्ज़ा था, लेकिन वो कंपटीशन में ना रह सकी, वो अपनी तब्दीली ना ला सकी। जब स्मार्टफोन आए तो दुनिया से गायब हो गई। इसी तरह जब डिजिटल फोटोग्राफी शुरू हुई उस वक्त कोडेक कंपनी और फूजी कंपनी दुनिया की तकरीबन फोटोग्राफी की उस पर इनकी मोनोपोली थी, दो कंपनियों की। लेकिन डिजिटल फोटोग्राफी आई और ये दोनों कंपनियां डिसअपियर हो गई। तो आई एग्री, इन दोस्त की मैं वाकई शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे मैं भी इस पे सोचूंगा कि क्या तब्दीली लाई जा सकती है। इंटरव्यूज़ ज़्यादा करूं। मसला ये है कि मैं पाकिस्तान कम्युनिटी से काफ़ी राब्ते में रहता हूँ, कुछ जर्नलिस्टों से, कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं देते। वो कहते हैं आरिफ भाई आपको इंटरव्यू दे के हमें फिर पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो कांटेक्ट में ज़रूर रहते हैं जिससे मुझे अंदर की चीज़ें पता चलती हैं। इंटरव्यू में इंडियन लोगों का कर सकता हूँ, इंडिया में मैं कई नामी ग्रामी लोगों से कांटेक्ट में हूँ, इंटरव्यू कर सकता हूँ, लेकिन आई डोंट नो आप लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं। तो प्लीज़ ज़रा मुझे गाइड कीजिए कि मुझे क्या तब्दीली लानी चाहिए। अजीज़ दोस्तों, दो दिन पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने बांग्लादेशी हिंदुओं के ह्यूमन राइट्स के लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के हवाले से एक प्रोटेस्ट हुआ, और मुझे जॉब के लिए ज़रा टाइम निकल आया था तो मैं पहले आधे घंटे के लिए प्रोटेस्ट में चला गया था। बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट था। मतलब मुझे खुशी हुई कि इतने सारे हिंदू निकल के आए। उसमें मेजॉरिटी शायद बांग्लादेशी हिंदुओं की थी और वेस्ट बंगाल के हिंदुओं की थी। काफ़ी गहमा गहमी थी उनके प्रोटेस्ट में, काफ़ी लोग थे, शदीद सर्दी थी, इसके बावजूद इतने सारे लोग आए थे। महिलाएं बहुत थीं, बच्चे भी थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आफ्टर ऑल अपने धर्म के बचाव के लिए, अपने धर्म के लोगों के बचाव के लिए जो तकलीफ़ में हैं, जो जेनोसाइड फेस कर रहे हैं बांग्लादेश में, उसके लिए एक आवाज़ उठाई। तो ये चीज़ें कंटिन्यू रहनी चाहिए। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे 2022 में लेस्टर शहर में मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर अटैक किया था, और उस अटैक के जो चीफ थे मोहम्मद हिजाब एक बहुत ही गंदा नाम है इस यूके की पॉलिटिक्स में। रहता तो यूके में है, खाता तो यूके का है, लेकिन शरिया की बात करता है। अगर इसको शरिया इतनी ही अच्छी लगती है तो उसको चाहिए कि वो शरिया वाले कंट्रीज़ में चला जाए।
अब उसके ऊपर किसी ब्रिटिश ने एक तनकीद की थी जिस पे इसने डिफेमेशन का केस किया है उसके ऊपर। ब्रिटिश ने सिर्फ इतना कहा था कि मोहम्मद हिजाब ने जो हिंदुओं पर अटैक किया था लेस्टर में, वो रेसिस्ट बुनियादों पर अटैक था। तो जाहिर है उसने बाकायदा हिंदुओं को टारगेट करके ये वो किया था। मैं इसकी 1.5 मिनट की स्पीच आपको शेयर करता हूँ जो उसने लेस्टर में की थी उस वक्त, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बदबूदार इंसान है। But the cowards. That's my question, because when I was online on Twitter and on social media, I'm seeing them getting brave. Seeing these people here getting brave. How come today it was like pin drop silence? How come today I didn't see them? How come today, when it's not one person or two people walking the street, yeah? When it's one or two Muslims walking the street, when it's a vulnerable adult, when it's someone running home, yeah? How comes now, yeah? How comes you're not here now? I'll tell you why. Tell you why. Because the fear is when they're near us. Because you know what? Oh! Come on! Brother, let me tell you why it is, yeah? Because deep down, yeah? They know we got the truth. Bruv, deep down, and let me tell you something, let me tell you something. All due respect, actually no due respect, yeah? If they believe in reincarnation, what a humiliation and pathetic thing for them to be reincarnated into some pathetic, weak, cowardly people like that. I'd rather be an animal. I'd rather be reincarnated as a Greek grasshopper, bruv. That's the truth. So how comes now in Leicester, the Hindutva are coming out, yeah? And you're trying to act like gangsters? You're trying to act like gangsters. Come on, man. You're not about that life. Don't ever. I'm saying this directly to all the so-called Hindutva wannabe gangsters. Don't ever come out like that again. Do you understand? No chance. Are they going to come out like that again? Never. Are they going to come out like that again? No. Because if they do come out, are we going to be here, yes or no? अजीज़ दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि सफ़ीना खान हैं। सफ़ीना खान ने मैंने जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में कॉन्फ्रेंस की थी तो उस पर काफ़ी शोर मचाया था और रोना धोना किया था। ये एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी की टाउट है और पाकिस्तान आर्मी के बल पे चलती है इधर, और जाहिर है, और उसने खुल के कहा है कि जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इसकी लैंग्वेज और इसका कैरेक्टर अंदाज़ा हो जाता है इसकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है। और कहती है कि मैं फ़ौजी की बेटी हूँ, तो फिर फ़ौजी की बेटी से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि फ़ौजियों की अपब्रिंगिंग ऐसी ही है कि वो सिविलियंस को बिल्कुल जूते की नोक पे मारते हैं। ये गालियाँ देती है, ये गंदे अल्फाज इस्तेमाल करती है, ये इसका कैरेक्टर बताता है। इसने लिखा है कि जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हाँ, मैं सफ़ीना खान इकरार करती हूँ कि मैं एक फ़ौजी प्रोडक्ट हूँ और एक बूट पॉलिशिया भी हूँ, और बचपन से फ़ौजियों का राशन खा के जवानी की दहलीज पे कदम रखा, क्योंकि मैं पैदा ही एक फ़ौजी की घर में हुई थी। आँख खोली तो एक फ़ौजी की गोद में थी। सारा बचपन अपने वालिद के बूट चमकाते हुए गुजारा, क्योंकि मुझे अपने वालिद का साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म चमकते बूट देख के फ़ख्र महसूस होता था, वगैरह वगैरह काफ़ी डिटेल बताई है। तो ज़ाहिर है वो आज भी फ़ौजियों की गोद में बैठी है, और जिस साफ़ सुथरी वर्दी की बात करती है वो खून में लथड़ी हुई है अपने ही लोगों के उसमें। सफ़ीना खान मेरे सामने बैठ जाए, मैं इसको जो उखाड़ना है ना, मैं इसका उखाड़ दूंगा। सीधी सी बात है। मिलियन पाकिस्तानी मुसलमान मारे थे बंगाल में, ईस्ट पाकिस्तान में। लाखों बलोच, सिंधी, पख्तून, मुहाजिर मार चुका है ये पाकिस्तानी फ़ौजी। जबकि इसके ये जो फ़ख्र करती है ना जिस फ़ौजी पे कि मेरे फादर ने 65 और 71 की जंग में हिस्सा लिया था, तो 93,000 पतलून है। जिस पतलून को ये चमकाती थी ना, वो पतलून लटकी हुई है आज भी ढाका के म्यूज़ियम में। तो फ़ख्र करना हो ना तो अच्छी बातों पे करे आदमी तो अच्छा लगता है। लेकिन बहरहाल ये फ़ौजी प्रोडक्ट है, तो फ़ौजी प्रोडक्ट से आप और कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। अज़ीज़ दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी लतीफ़े आपके सामने पेश करूंगा। पाकिस्तान दुनिया में इंटरनेट स्पीड में 198 नंबर पे ये तरक्की करेंगे। 198 नंबर पे है। अज़ीज़ दोस्तों,
अभी पिछले दिनों इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन था, उस पे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी ने कहा कि करप्शन तबाहकुन है, करप्शन के लिए ख़त्म करने के लिए एहतसाब यानी अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। अभी इस आसिफ जरदारी के से ज़्यादा करप्ट आपको पाकिस्तान में कौन मिलेगा? आसिफ जरदारी जब बेनज़ीर भुट्टो से इसने शादी की थी 1987 में, तो पता नहीं क्या ब्लैकमेलिंग करके शादी की थी, लेकिन उस वक्त वो बैंकों के कर्जे में डूबा हुआ था, इनके पास खाने को पैसे नहीं थे। आज ये पाकिस्तान का अनऑफिशियली अमीर तरीन आदमी है। इसके किले नाम जैसे घर हैं नवाबशाह में, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, मतलब इतने घर हैं, मतलब इतने बड़े इसके किले जैसे घर हैं। इसकी दीवारें लाल किले जैसी दीवारें हैं जिस पे ऊपर चौकियां बनी हुई हैं। और अगर आप चक्कर लगाएं ना पैदल इसके घर का, तो आप यकीन माने आधे से पौना घंटा लगेगा। और इतना करप्ट आदमी है। जब ये पहली बार बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो इसको मिस्टर 10% कहा जाता था। जब दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनी तो इसको मिस्टर 90% कहा जाता था। जब ये इंग्लैंड आया था अपनी बीवी के साथ, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, तो इंग्लैंड के अखबारों ने लिखा कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि अपने हाथ की उंगलियां गिन ले। जब इससे हाथ मिलाए तो इसके बाद अपने हाथ की उंगलियां गिन ले कि हो सकता है एक आध उंगली कम हो गई हो। वो हमें करप्शन पे भाषण देता है। और सिंध पे ये रूल कर रहा है पिछले 18 साल से, और इससे पहले भी सिंध पे तकरीबन इन्हीं का रूल रहा है। और जितना लूटमार इन्होंने सिंध की है, जितना तबाहकुन सिंध है, जितना रिसोर्सफुल है सिंध, इतना ही गरीब है सिंध। सिंध के चाहे रूरल सिंध हो, अर्बन सिंध हो, सारे सिटीज़न परेशान हैं। ये कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते। ऐसे में ये शर्जील मेमन इसका जो मिनिस्टर है वो कह रहा है कि सक्खर से कराची तक बुलेट ट्रेन बनाएंगे। ये लतीफ़े सुनाते हैं हमें, ये बुलेट ट्रेन बनाएंगे सक्खर से कराची तक। ये वही शर्जील मेमन है जिसके घर पे नवाज शरीफ के दौर में छापा पड़ा और फिर इमरान खान के दौर में, तो इसको गिरफ्तार किया तो ये हॉस्पिटल में जाके लेट गया कि मैं तो बीमार हूँ। अब पिछले 7-8 साल से मतलब से पिछले 18 साल से इनकी सिंध में गवर्नमेंट है। अब ये बीमार नहीं होते, अब ये हॉस्पिटल में जाके नहीं लेटते। लेकिन इमरान खान के दौर में ये जब गिरफ्तारी की बात आई, इसके घर से डॉलरों के बड़ी बड़ी बोरियां भर के निकले थे। और ये फिर मौका मिला तो भाग गया था दुबई में शानदार इसने महल बनाया था, वहाँ में रहता था। और जब वापस हालात इनके हक में आए तो ये वापस आ गया। ये है सिंध का हाल। और ये है पीपल्स पार्टी वाले जो हमें लतीफ़े सुनाते हैं। जब लतीफ़े सुनाने की बात आई है तो 2-3 लतीफ़े आपके सामने रख दूं कि इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर 2021 में इसने आम का एक दरख्त लगाया था। अब ये दरख्त उग गया है तो पता चला कि ये नीम का दरख्त है। अजीज दोस्तों, गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल ओनली फॉर गर्ल्स, इट हैपन्स ओनली इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ही आपको ऐसे लतीफ़े मिलेंगे। और जाहिर है ये किताब देख लें, 5000 पाकिस्तान की इतिहास 5000 साल का। अब बताओ कोई 77 साल इस मुल्क को बने हुए हैं और 5000 साल की ये हिस्ट्री बताते हैं। और ज़ाहिर है हिस्ट्री बताने वाले ये लाल टोपी जैसे लोग हैं जो कह रहा था कि 5 साल के अंदर पाकिस्तान चांद पे पहुंच जाएगा। 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। वील बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years। आई गारंटी यू 5 years। मैंने कहीं पढ़ा। अब पाकिस्तान चांद पे तो नहीं पहुंचा, हाँ पाकिस्तानियों की हालत चांद पे रहने वालों जैसी कर दी है, इसलिए कि चांद पे ना गैस है, ना बिजली है, ना कुछ है। तो यही इस वक्त पाकिस्तानियों का हाल है। और अजीज़ दोस्तों, ये पैराग्लाइडिंग की इन्होंने नुमाइश कर रहे थे, एग्जीबिशन थी जिसमें दिखा रहे थे कि पाक फौज कितनी बहादुर है, कितनी एक्टिव है। तो ये पैराग्लाइडिंग वाला आके जो चीफ गेस्ट था उसी के ऊपर गिरा
और ये आप जो देख रहे हैं ना अजीज दोस्तों, ये मस्जिद में पंखा ऑन ऑफ करने का झगड़ा है। मस्जिद में नमाज के दौरान नमाज चल रही है और ये हैं पाकिस्तानी जो हमें इस्लाम का भाषण देते हैं, लेकिन इनका आलम ये है कि ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि पंखा चालू करूं कि ना करूं। अजीज दोस्तों, एंड पे मैं आपको थोड़ा क्रिकेट पे ले आऊँगा। साउथ अफ्रीका की बी ग्रेड टीम के साथ पाकिस्तान इस वक्त क्रिकेट खेल रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब पहला T20 मैच खेला उससे 23 घंटे पहले साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम ने श्रीलंका को हराया था। तो जो मेन प्लेयर जो कि T20 में क्वालिफाई करते हैं उसमें से कोई भी नहीं था इस टीम में। एंड नॉर्थिया है जो वो ज़ख्मी है, रबादा टेस्ट में खेल रहा था इसलिए इसको नहीं लिया गया। इस तरह ट्रिस्टन स्टब्स है, डेविड मिलर तो खेल रहा था सॉरी, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स है, दूसरे जो एंड्रयू मार्करम है, इस तरह के सारे प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेट में खेल रहे थे लेकिन इस टीम में नहीं खेल सके। उसने पाकिस्तान को हरा दिया बी ग्रेड टीम ने, इसलिए कि पाकिस्तान का मोहम्मद रिजवान एक ज़बरदस्त बैटिंग का परफॉर्मेंस दी उसने, लेकिन वो भूल गया था कि वो T20 खेल रहा है। वो परफॉर्मेंस अगर टेस्ट क्रिकेट में होती तो बहुत ज़बरदस्त होती। 116 के स्ट्राइक रेट से इसने 72 रन बनाए। ये रैंकिंग में ऊपर आने के लिए बेहतरीन होते हैं ये स्कोर, लेकिन टीम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। बाबर आजम और ये ओपनिंग करते हैं और ये दुनिया का सबसे थर्ड क्लास ओपनिंग पेयर है जो रन्स के तो अंबार लगाता है, लेकिन T20 के अंदर अगर आप टेस्ट क्रिकेट जैसी बैटिंग करेंगे तो यही हाल होगा। और दूसरा वनडे आज था, इसमें भी रिजवान तो शायद 5-10 रन करके कुछ आउट हो गया। बाबर ने 31 रन किए। बाबर को टेस्ट क्रिकेट, वनडे और T20 में मुसलसल खिलाया जाता है, लेकिन इसने मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है पिछले 3 साल में एक भी सेंचुरी नहीं की और पिछले साल 1.5 साल में एक भी 50 नहीं की T20 या वनडे में। लेकिन बहरहाल लाहौर का है ना, पंजाबी है तो फिर पाकिस्तान का मालिक है। तो अजीज़ दोस्तों, सुनील गावस्कर ने रिजवान के लिए भी ये कहा है कि अगर T20 में आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो ये एक आर्ट है और मोहम्मद रिजवान इस आर्ट का पिकासो है। पिकासो आपको पता है फ्रांस का एक ज़बरदस्त पेंटर था और वन ऑफ दी जो पिकासो सबसे बड़े पेंटर्स में से एक रहा है, तो उसकी मिसाल दी थी। तो आई एग्री विथ सुनील गावस्कर जी। और एंड पे आपके सामने मैं ये 1 मिनट से भी शॉर्ट वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ केले के ऊपर। ज़रा इसकी जो एंकर है वो जो केले के ऊपर सवाल पूछ रही है उसकी हंसी देखिएगा। और ज़ाहिर है इसने जो ये वकील साहब जो बता रहे थे केले की क्वालिटीज़, तो केले के ऊपर तो उसमें कोई हंसने वाली बात ही नहीं। किस बात पे हंस रही है ये आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा कि मैं किस तरह तब्दीली लाऊं जिससे कि प्रोग्राम में कुछ इंटरेस्ट पैदा हो। थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों। अज़ीज़ दोस्तों, काफ़ी दोस्त शिकायत कर रहे थे कि UPI नहीं चल रहा, तो ये UPI का जो नया लोगो है ये इस पर आप ट्राई करें अगर आप मदद करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ये कंटिन्यू करें अपने प्रोग्राम, तो हमारी एफ़र्ट अगर आपको अच्छी लगती है तो आपके सामने ये GoFund भी है, UPI भी है, पेपाल वगैरह की भी डिटेल्स हैं। काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों। मैं आपको बताऊं, सिंध में बनाना बहुत उग रहा है जी, लेकिन अगर यहाँ के जिम्मेदार थोड़ा सा खर्चा करें, रिसर्च करें, तो बम्बे का इतना बड़ा केला है, अगर एक कमरे में 6 केले पड़े हो तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। अच्छा। और इसी तरह ढाका का केला इतना लंबा केला है। अच्छा। अगर ये हम रिसर्च करके हमारे सिंध में ये वाला केला, सिंध का एक ऐसा उंगली जितना केला होता है, आप देखें ज़रा, तो ये उस ज़मीन को सही तरह से इस्तेमाल करें। ठीक है, बिल्कुल सही।
ठीक है आप कह रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान में बहुत पुअर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होने की सख्त ज़रूरत है। और सर मुकम्मल कर लीजिए अपनी बात को आप। तो वो रिसर्च करें, और अगर ये ढाका का और बॉम्बे वाला केला यहाँ आ जाए तो कितनी ज़्यादा उसकी मांग भी बढ़ जाएगी, सेल भी बढ़ जाएगी।